हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक आप लोग देख चुके हो कि 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ठीक है दोस्तों, मतलब इस मार्केट कंडीशन में कौन से ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो कि थोड़ा बहुत गिरावट दिखा रहा है और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है जो कि हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। तो उसी टॉपिक को इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। पहले ही मैं क्लियर कर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत फंडामेंटल रिसर्च करके आप लोगों को बताता हूँ वो मैं कभी भी बाई, ठीक है, सेल, होल्ड या एवरेज करने के लिए नहीं बोलता। ठीक है, ये बात मतलब एकदम डीएनए में घुसा लो। मैं नहीं कहता, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ताकि आप खुद से फंडामेंटल रिसर्च कर सको, एनालाइज कर सको और उसके बाद खुद का डिसीजन खुद ले सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों लोधा बिल्डर्स। ठीक है, उसको हम प्यार से मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड भी कहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज अच्छे से नोटिस करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं डेली का प्राइस पॉइंट ओपन कर दूं तो 3% का गिरावट नजर में आ जाता है। अगर मैं 5 डेज का प्राइस पॉइंट ओपन कर दूं तो 11% का गिरावट, 11.5% की गिरावट नजर में आ जाता है। अगर महीने का दिखा दूं तो 17.39%। 6 महीने में अगर मैं टॉप से कैलकुलेट करूं तो नियर अबाउट 22% का करेक्शन, ठीक है, 22.62% का करेक्शन हम लोगों को दिखा रहा है। मतलब एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास आ रहा है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये भी हम लोग समझेंगे। पहली ही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है दोस्तों कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है। ठीक है, 1.26 लाख करोड़ की कंपनी है। मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर चुका हूँ। लाख करोड़ मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप टाइप कैटेगरी में आती है। ठीक है, मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप भी नहीं, लार्ज कैप। तो एक लार्ज कैप हमेशा गिर सकता है पर खुद को संभालने का संभावना इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसके साथ साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं 1 साल का या फिर मैं अगर 5 साल का डेटा भी ओपन कर लू ना तो आप लोग देख सकते हो 5 साल में 365% का रिटर्न, 1 साल में 73% का रिटर्न। तो मतलब ये जो बड़ा बड़ा रिटर्न आप लोग देख रहे हो इसके लिए आपको बहुत बड़ा होल्डिंग पीरियड भी आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 6 महीना होल्ड किया और आपको लगता है कि आपको 100% या 200% का रिटर्न मिलेगा 1 लाख करोड़ की कंपनी से। ऐसा नहीं होने वाला, आपको होल्ड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसी के साथ साथ चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2021 से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरावट दिखाया था। ठीक है, नियर अबाउट 36%। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो 48.9% का गिरावट आप लोग समझ सकते हो। 48.9% की गिरावट और उसके बाद रैली देखिए। यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से और उसके बाद रैली देखिए, नियर अबाउट मतलब 343% का रिटर्न दिया 2 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं हुआ। और मैं अगर आज की बात करूं तो 242 का रिटर्न्स में फिलहाल तो खड़ा है। तो इसको कैसे डिटेक्ट करना है, क्या क्या लॉजिक होता है, उसको हम थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अगर मार्केट में नजर आ जाता है कि 22% का गिरावट हो रहा है, तो क्या और गिरावट होगा या यहीं से पुल बैक होगा या क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। अगर मैं इसका बिजनेस की बात करूं तो लोधा बिल्डर्स एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है, मतलब रियल एस्टेट से जुड़ी एक कंपनी है जो कि बिल्डिंग्स बनाती है, रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल, और उसको बेचती है। वैसे इनका बिजनेस चलता है। कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले उसका जो बिजनेस है उसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी को स्टडी करना, उस पर इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता। ये तो मतलब एकदम जहन में घुसा लो। नेक्स्ट थिंग, जो रियल एस्टेट वाली बिजनेस होता है उसमें कर्जे का बहुत एक अहम रोल होता है, क्योंकि पूरा जो बिजनेस है वो पूरा कर्जे से चलता है। किसी से आपने लोन लिया, उसके बाद बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग बना, उसके बाद उसका सेल्स आया, कर्जा चुकाया, उसके बाद आपका पास प्रॉफिट बनेगा।
ऐसे पूरा जो बिजनेस है रियल एस्टेट का ऐसे चलता है। तो इस बिजनेस में आपको कर्जा बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, पर उसके चलते ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग प्राइस पे ही देख सकते हो। अगर गिरावट होता ना, मतलब लोन के चलते या फिर कोई भी करंट लाइबिलिटी के चलते, फिक्स लाइबिलिटी के चलते अगर गिरावट होता, तो ये वाले स्टॉक्स जितने भी रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स है, इनमें पूरा जीवन बस गिरावट ही होता, ऐसे भागता नहीं। पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट भी ओपन कर लूँ, वो भी एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके साथ साथ इसका जो बैलेंस शीट है उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2020 में 3510 करोड़ का था, उसके बाद 4158 करोड़ का हुआ, उसके बाद अचानक से पूरा डबल हो गया 11,713, उसके बाद 12,087 करोड़, और फिलहाल तो 16,000 के आसपास, मतलब 15,999, तो 16,000 ही पकड़ लो, 16,000 करोड़ के आसपास रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों को नजर में आ जाता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं तो पिछले साल से यहाँ पर बहुत ही कम है, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब एक रियल एस्टेट वाली कंपनी के लिए तो और भी अच्छा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो रहा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कहूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कम हो रहा है। मतलब 2022 में था 2067 करोड़ का लोन, उसके बाद हुआ 1574 करोड़ का लोन, उसके बाद फिलहाल तो 3 डिजिट में आता हुआ नजर में आ जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इससे हमें थोड़ा भी मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो बहुत होता है कंपनी में, इससे कंपनी के प्राइस पे या फिर किसी भी चीज में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिलहाल तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2500 के आसपास नजर में आ जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। 2020 में बस 115 करोड़ का था, उसके बाद 255 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, उसके बाद 1020 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद 1700 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिलहाल तो 2500 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसका FII DII डेटा स्टडी करेंगे दोस्तों, तो जून 2024 का मतलब जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो आप लोग देख सकते हो। प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.1% है। प्लेज्ड शेयर्स यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 0.0 है, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है, बहुत ही अच्छी बात है। FII डेटा अगर देखेंगे दोस्तों तो 24.2% का है, DII 3.0% का है, और पब्लिक तो 1% भी नजर में आ जाता है, नहीं आता, और पब्लिक तो 1% भी नजर में नहीं आता। 0.7% के साथ साथ पब्लिक आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी कंपनी में अगर पब्लिक कम होना तो वो कंपनी में बहुत ही अच्छा मानता हूं, क्योंकि पब्लिक को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैं ऐसा मानता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए आप भी खरीदो। आप खुद से इसका फंडामेंटल स्टडी करो, जैसे कि मैं सिखा रहा हूं इन वीडियोस में, उसके बाद खुद का डिसीजन खुद लेना सीखो, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड। फिलहाल तो 1572 रुपीज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं 5 दिन का डेटा आप लोगों को दिखा रहा हूं, 6.65% की गिरावट, एक महीने में 2.57% की गिरावट, और 6 महीने में आप लोग देख सकते हो कि 20% का तेजी है। एक साल में नियर अबाउट 95% का रिटर्न दिया गया है, और 5 साल में अगर आप लोग देखोगे तो नियर अबाउट 1040% का रिटर्न दिया है वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड ने। और ये भी कंपनी 1,00,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब पिछले वाले कंपनी से भी बड़ी है, 2,04,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। काम कौन से सेक्टर में करता है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एसोसिएटेड विद पेप्सिको सिंस 1990s, इज ए की प्लेयर इन ब्रेवरेजेस इंडस्ट्री। मतलब जो भी ब्रेवरेजेस का बिजनेस होता है उस पर यह कंपनी अपने आप को नियोजित करता है। तो चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बैलेंस शीट इसका स्टडी कर लूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मैंने वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि 3,578 करोड़ का था
ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 3723 करोड़ का हुआ, उसके बाद 3965 करोड़, उसके बाद 4867 करोड़, और फिलहाल तो 6425 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस नजर में आ जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ा बहुत कंपनी में बढ़ता हुआ नजर में आ जाता है, यहाँ पर 3010 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1749 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नजर में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 52 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर में आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक मतलब फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही मैं कहूंगा। और पिछले का जो 2019 का डाटा है वो नियर अबाउट 32 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद 36 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद 24 करोड़, उसके बाद 47, और फिलहाल तो 52 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोगों को नजर में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो FII-DII डेटा ऑफ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 62.7% का है। अगर मैं प्लेज शेयर्स अगर मैं आप लोगों को कह दूं यहाँ पर, तो 1% से भी नीचे नजर में आ जाता है, जो ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत प्लेज शेयर से हम लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं FII-DII डेटा बोल दूं आपको, तो 25.3% FII डेटा है। DII अब 4.5% के आसपास देखने को मिल जाता है, और पब्लिक का जो होल्डिंग्स है वो नियर अबाउट 7.5% के आसपास है। तो चलिए इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स दिखाऊं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट, ठीक है, पिछले क्वार्टर से अच्छा है। मतलब पिछले क्वार्टर में 548 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून 2024 में 1262 करोड़, मतलब पहली बार कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4 डिजिट में आने को दिख रहा है। और उसके बाद भी आप लोग एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स अच्छा है, अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखाऊं तो जून 2024, उसके बाद जून 2023, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1005 करोड़ का था वो 1260 करोड़ का हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छे रिजल्ट्स है। फिर भी जो स्टॉक प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना पसंद करूंगा, जो स्टॉक प्राइस है वो इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है, नियर अबाउट 6.7% गिर गया, इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, जो कि है 5.2 रेशियो का, जो फेस वैल्यू के साथ स्प्लिट हुआ है स्टॉक, उसका जो मेन रीजन है कैसे उसका इफेक्ट पड़ सकता है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, और जो कि पड़ चुका है ऑलरेडी, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दोस्तों वो है एंजल वन। अगर एक दिन का बात करूं तो 0.12% का गिरावट, 5 दिन में 3.89% की तेजी, अगर मैं महीने की बात करूं तो 4% की गिरावट नजर में आ जाता है। 6 महीने का अगर मैं बात करूं तो 30% का गिरावट दोस्तों नजर में आ रहा है। एक साल की बात करूं तो 50% का एक डिसेंट अपवर्ड मूवमेंट स्टॉक में नजर में आ रहा है। पहली बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक एक मिड कैप कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी भी वैसा ही मिलेगा। ये पूरा स्टॉक मार्केट से जुड़ी कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये ब्रोकरेज फार्म चलाती है ये कंपनी। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 42% का गिरावट कंपनी में हो चुका है। मतलब एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलता हुआ नजर में आ रहा है, एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं 5 ईयर्स की डेटा आप लोगों को दिखा दूं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 71,000% की रिटर्न्स, मैक्सिमम चार्ट अगर मैं ओपन कर दूं तो बहुत बड़ा रिटर्न नजर में आ जाता है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी कंपनी में तब्दील हुआ। तो आप लोग सोच सकते हो कि फ्यूचर में ये कंपनी कितनी बड़ी होने की पोटेंशियल रखती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, पर कितनी पोटेंशियल रखती है ये नजर में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं इसका बैलेंस शीट ओपन कर लूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो फिलहाल 2949 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस नजर में आ जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोस्तों 0 नजर में आ जाता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 2652 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों, तो आज की डेट में मतलब इस साल 9500 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर में आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग FII DII डेटा देख लेंगे एंजल वन की, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 35.6% प्रोमोटर्स होल्डिंग नजर में आ जाता है। अगर मैं प्लेस्ड शेयर्स की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि 0.0% की प्लेस्ड शेयर्स है, मतलब कोई कर्जा नहीं है शेयर्स के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी बात है। FII का होल्डिंग्स नियर अबाउट 15.4% है, DII नियर अबाउट 14% का है, और पब्लिक 35% स्टॉक में नजर में आ जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स दिखाऊं इसका, तो आप लोग देख पाओगे कि बहुत ही फ्लैटिश या फिर थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट आप लोग देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का प्रॉफिट था और फिलहाल तो 293 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है, और जून 2023 में 221 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे बढ़ के यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 293 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो नजर में आ जाता है, जो कि एक ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा जंप है। बट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत नीचे गिरता हुआ नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस 3 कंपनी को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँ कि ये जो स्टॉक्स है ये कौन से सेक्टर्स में काम करती है, इसका फंडामेंटल्स कैसा है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ये 3 कंपनी का नाम लिख लिया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैक्रोटेक डेवलपर्स, वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड और एंजल वन। ये कंपनियां मैंने आप लोगों को फंडामेंटली अच्छे से स्टडी करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जाके बाई कर लो, सेल कर लो, होल्ड कर लो, एवरेज कर लो। आप लोग जाके इसका अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके मन में आता है उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है, ना कि यूट्यूब पे किसी वीडियो को देख के या फिर मेरे वीडियो को देख के भी एक्शन नहीं लेना। आप मेरे वीडियो देखो, उसके बाद सीखो उससे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, उसको करते कैसे है, उसके बाद जाके खुद से डिसीजन लेना सीखो। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छा खासा फंडामेंटल नॉलेज दे पाया हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।